हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हाँ जी, मैं लेके आया हूं आपके लिए सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 23 का जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका रिव्यू लेके। इसके अंदर हम लोग पेपर का रिव्यू करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। और बच्चे लोग बोले थे भैया मुझे ना एमसीक्यू जितने भी आए हैं ना, वो पहला क्वेश्चन का 25 नंबर उसका आंसर दे दो। तो मैंने पूरा आंसर भी दे दिया, यानी इसके अंदर आपको पहला 25 मार्क का पूरा आंसर भी मिल जाएगा और पेपर का ओवरऑल रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। बस 5-7 मिनट मेरे साथ रहो, फटाफट काम हो जाएगा। पहला एक क्वेश्चन आता है, भैया ये बताओ आपको पेपर देख के लगा कैसा। मैं बस इतना ही बोलूंगा, इंस्टीट्यूट ने एक लाइन बोलने का कोशिश किया था इस पेपर में, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने वादा किया था कि अब धीरे धीरे जो पेपर है ना, वो केस स्टडी बेस्ड आएगा। और भैया इंस्टीट्यूट ने इस बार वो काम कर दिया। आपका जो पेपर है बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया, जो भी सेट किया भाई साहब, और पूरा केस स्टडी बेस्ड है। मतलब अब वो जो रट्टा वाला पढ़ाई होता था ना कि भैया क्वेश्चन आंसर कर लिया, 10 तो प्रैक्टिस कर लिया, चलेगा एग्जाम में, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं इतने दिन से बोल रहा था, मैं जो क्लासेस में पढ़ाता हूं मैं इसलिए बोलता हूं कि अब कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो बच्चे, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा हो क्यों रहा है ये जानना पड़ेगा। बस करना है कर दिए, बस ऐसे आने से ऐसे होता है, डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया, वो सब अब नहीं चलेगा भैया। इंस्टीट्यूट ये पेपर से पूरा ये बात क्लियर कर दिया कि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी चाहिए। इसलिए आप लोग जो लोग मेरा क्लास ले रखे हो, जो लोग मेरे को बोल रहे थे भैया आप इतना क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हो, क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हो, सब कोई तो इतना कम करते हो, आप बाकी लोगों से 50-60 घंटा ज्यादा बोल देते हो। अब वो बच्चे लोग जो लोग मेरा 50-60 घंटा ज्यादा किए हैं, उनको समझ में आएगा ये पेपर देख के। और लोग बोले भी हैं कि भैया अच्छा हुआ वो पढ़ के गए तो आंसर कर पाए। चलो एक एक करके मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, जैसे डैश रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ इवेंट। तो इसका ऑप्शन सी होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन 2 था, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनिट पीरियड। जैसे बोला इनडेफिनिट मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आगे देखना है क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 में था अकाउंटिंग इवेंट कैन बी। अकाउंटिंग इवेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, करेक्ट। इसके बाद आपको दिया था वो क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक वाला से दिया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी होगा। मैं वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बी होगा, आप देख लो। मैं बैठ बैठ के सॉल्व करके टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रोविजन का। देखो प्रोविजन के लिए जो मैं अकाउंटिंग 1 घंटा लेके सिखाता हूं, अब बच्चे बोलते क्यों 1 घंटा लगाया, 5 मिनट में सब सिखाता है। अब आज समझ में आ गया ना क्वेश्चन ये वाला। देखो ऑप्शन बी होगा, पॉइंट नंबर 5 का ऑप्शन बी होगा। 6 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 6 दे रखा है, ये बहुत ही आसान सा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने वाला था। ये ट्रेडिंग बनाओ, सारा फिगर बताओ, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी 225-300। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखो ये 7 है, ये अपना उससे आ गया, क्या नाम है, एनपीओ चैप्टर से। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालने बोला था, तो ये ऑप्शन आएगा 6,14,000। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है ना, आप बस आंसर एक बार टैली करवा लो अपना। उसके बाद ये डेटर का एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा था डेटर का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल कितना होगा, ये ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये आपका वो था सेक्शन 37 का क्वेश्चन था। वो सेक्शन 37 नहीं बोलता है रिटायरमेंट और डेथ के वक्त रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा डिले करने के लिए। और कंपेंसेशन था वो 6% था अनसेटल्ड अमाउंट पे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। हाँ वही वाला था। इसका ऑप्शन सी आएगा 46-50। क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना, ये बच्चे डिपार्टमेंट से था, ये बहुत इजी था, वो प्रॉफिट निकालने का, ऑप्शन बी आएगा इसका। बहुत लोग डी लगाए होंगे मगर बी आएगा। अच्छा, फिर मैच द फॉलोइंग था, ये अकाउंट सेल्स डी से, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, एंडाउमेंट किससे रिलेटेड है, ई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड ड्यूरेशन ए जॉइंट वेंचर का, एक्सेस वर्किंग रॉयल्टी चैप्टर में आता था, वही सरप्लस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, और ब्रांच एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, स्टॉक डेटर मेथड ब्रांच में, हो गया ये भी। इसके अलावा भैया ट्रू फॉल्स पूछा था, देखो मैंने लगा दिया फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 फॉल्स है फिर ट्रू है, 2 फॉल्स फॉल्स। ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूं बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत खोद खोद के गहराई से पूछा था। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के गए होंगे तो ये 25 नंबर अटेम्प्ट लेने में भी जान निकल जाएगा। ये मेरा रिव्यू है। हाँ भैया पेपर लेंदी बनाया था, डिफिकल्ट बनाया था, मैं नहीं बोलूंगा बहुत इजी पेपर था, ऐसा नहीं था। अगर आप गहराई से नहीं पढ़े तो डिफिकल्ट लगाओ, गहराई से पढ़े होंगे तो इजी लगेगा।
फिल इन द ब्लैंक्स था देखो, और डी का था जर्नल फोलियो कॉलम स्टूड कहां पर आता है, लेजर में। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करते हैं सो क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट A7 किसको लगाना होता है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टर, वही पूछा है। एक तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने दे दिया 15:6:9:4, और वो गुड्स हमने दिया था एडवर्टाइज सैंपल के हिसाब से, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, वो जर्नल एंट्री पूछ लिया घुमा के, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसके अलावा मैं आगे चला तो फिर ये 25 नंबर तो हो गया। फिर आपको मिला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक क्वेश्चन। मैं बोलूंगा एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर रेक्टिफिकेशन आता है तो आराम से हो जाएगा। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या क्वेश्चन बोला, बोले एक तो मिड साइज फर्म है, अब वो लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड रखने का मन था, तो वो लोग को डबल एंट्री सिस्टम में रखना चाहिए। उनका कॉस्ट अकाउंटेंट बोल रहा है अक्रूवल से बेसिस में फॉलो करना चाहिए अकाउंटिंग, और उसका कोई दोस्त बोला नहीं कैश बेसिस में कर लो। एडवाइस बोला, दोस्त का मत सुनो, कॉस्ट अकाउंटेंट का बात सुनो, AS1 बोलता ही है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन लगा के आपको ये आंसर देना था, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन वाला बात बोलना था। तो AS1 से रिलेटेड था, केस स्टडी बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अच्छा क्वेश्चन दिया था, बढ़िया, एक तो 15 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन दिया था। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट था, लेंदी क्वेश्चन था। इसके आगे देखो क्या पूछा है, उसके बाद एक एनपीओ का अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो एनपीओ का एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो इजी है, मतलब मेरे ख्याल से तो एनपीओ वाला क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, हो जाना चाहिए आराम से। इसके बाद फिर से एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, देखो ना, एन अकाउंट क्या बोल रहा है, देखो, एन अकाउंटेंट ऑफ अ लार्ज साइज फर्म रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन जर्नल इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स नहीं बनाता है। हिज व्यू ऑन दिस आर दैट इट विल रिजल्ट इन बेटर कंट्रोल, उसको लगता है बेटर कंट्रोल होगा, एंड ऑल्सो लार्ज टीम ऑफ अकाउंटेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब एक ही जर्नल में सब लिख लेंगे तो ज्यादा आदमी भी रखने का जरूरत नहीं है। तो बोलता है ये करेक्ट है कि नहीं है, तो लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया करेक्ट है कि नहीं, कि भैया आप बताओ ना, ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है ना। अब जब लार्ज साइज का बिजनेस बोला, कोई छोटा बिजनेस तो है नहीं, तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन होगा, तो जर्नल को मेंटेन करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, कोई अभी ट्रांजैक्शन कभी खोजना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करना चाहिए। तो ये आपको समझा के लिखना था केस स्टडी में। इसके अलावा क्या था, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर, अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया था। मैं तो बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन का था, किंतु केस स्टडी बेस्ड बना दिया था इसको। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बच्चा लोग को तकलीफ दिया होगा, मैं ये बोल सकता हूं। डेप्रिसिएशन चैप्टर से था, डिफिकल्ट नहीं था, मगर केस स्टडी बेस्ड टाइप बना दिया था। एक तो बना दिया, देखो केस स्टडी और एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या बोला था कि फर्म जो है ना मैनुअली अकाउंट्स बनाता है, अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जा रहा है, वो टैली सॉफ्टवेयर वगैरह लगवा रहा है, और चीफ अकाउंटेंट बोलता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेगा। ये आपका ना जो फंडामेंटल स्टार्टिंग है ना, उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोल के है, उसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो हमेशा बनाना पड़ेगा, नहीं बनाने से नहीं चलेगा, नहीं तो बाद में खोजने में बहुत असुविधा होगा चीजों को। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड बहुत बढ़िया गहराई से खोद के पूछा है भैया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक चैप्टर से पूछा है। हाँ, दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी AS2 का क्वेश्चन पूछा है। AS2 का जो वैल्यूएशन रूल है ना, कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, वो आपको समझा के यहां लिखना था। 7 नंबर का क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। मेरे हिसाब से तो ये 3-4 मार्क्स से औकात के ऊपर का नहीं था, पर 7 नंबर का दे दिया, तो बढ़िया से समझा के सारा लिखना पड़ेगा। AS2 का इसको रेफरेंस देके लिखना था इसको। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछा है गुडविल वैल्यूएशन का, जो क्वेश्चन नंबर 7। अब अगेन इसको भी केस स्टडी बेस में बना दिया। देखो ना क्या पूछ रहा है, व्हाट मे बी द रीजन टू विड्रॉ, बोल रहा है ए का रेम्युनरेशन हटा दिया गया, क्यों, कंपनी लॉस में जा रहा था, दे नहीं पाएगा इसीलिए। अब बाकी एक एक चीज करके सब मांग लिया, और लास्ट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो ओवरऑल पेपर देख के मैं बस यही बोलना चाहता हूं, अभी तक सीएमए इंस्टीट्यूट जैसे पेपर दे रहा था, अब वैसे पेपर नहीं दे रहे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस्ड स्टडी करके जाएंगे तो अब आपसे नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर क्लियर होगा।
मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि पेपर, बच्चा पूछा भैया आप 1 to 10 का स्केल में बताओ कि कितना डिफिकल्ट था। मैं बोलूंगा भैया इसको डिफिकल्टी लेवल में 8 दे सकता हूं। हाँ, डिफिकल्ट पेपर था। क्या भैया ये लेंदी था? यस, ये पेपर बहुत लेंदी पेपर था। भैया पास करना संभव है? हाँ संभव है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी किए होंगे तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और कोई भी मन में सवाल जवाब आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताओ। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, तो उनको भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।